मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग अलंकार पढ़ रहे हैं। जैसा कि इसके पहले हम आपको इसके अगली क्लास में हमने आपको विशेषोक्ति बताया है। विशेषोक्ति और अर्थांतर न्यास दो अलंकार को हमने बताया था। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। विशेषोक्ति किसे कहते हैं? जहाँ किसी कारण के होने पर भी कार्य न हो तो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार हो जाता है। अगर वहीं दूसरे अलंकार की हम अर्थांतर न्यास की बात करें तो क्या हो जाता है? अर्थांतर न्यास में सामान्य बात को विशेष और विशेष बात को सामान्य से अगर दोनों का संबंध बताया जाता है तो क्या होता है, या समर्थन किया जाए चाहे संबंध बताया जाए, तो वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। कुछ ऐसे छोटे छोटे हैं, दो तीन उदाहरण से ही इनका काम हो जाता है, तो यहाँ हम लोग ऐसे ही समझेंगे। इसके बाद अगर हम देखें अगला उदाहरण, अगला अलंकार कौन सा है, तो अगला अलंकार है काव्यलिंग। अर्थांतर हो गया है, विशेषोक्ति हो गया है। अगला आज का है कौन सा? काव्यलिंग अलंकार। यहाँ पर हम देखें पहला कौन सा है? काव्यलिंग अलंकार। अगर हम देखें काव्यलिंग को अगर हम देखें तो सबसे पहले काव्यलिंग का अर्थ क्या हो जाता है? इसका अर्थ होता है कारण या हेतु। यहाँ पर हम देखें या तो हेतु और या इसका अर्थ कारण हो जाता है। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, जहाँ किसी उक्त के समर्थन में, जैसे हमने आपको बताया, हाँ पहले एक बार इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या है। हाँ, परिभाषा की अगर हम बात करें, जहाँ किसी उक्त में, जहाँ किसी उक्ति के समर्थन में, जहाँ किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए, कारण बताया जाए, तो वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। काव्यलिंग अलंकार होता है। हाँ, यहाँ पर हम देखें, आपको बताएं कि काव्यलिंग का अर्थ क्या होता है, हेतु या कारण। तो क्या होता है, जहाँ इसकी परिभाषा हम आपको बताएं, जहाँ किसी उक्त के समर्थन का कारण बताया जाए तो वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। ये तो पुस्तक की परिभाषा है। हम आपको बताएं, काव्यलिंग अलंकार उसे कहते हैं जहाँ पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति समर्थन करे। सेम ये आपका दृष्टांत अलंकार में भी मिलता है, क्योंकि वहां पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति समर्थन करती है। तो यहाँ भी वही बात है, काव्यलिंग में कारण बताया जाता है कि क्या कारण है, तो यहाँ पर पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति में समर्थन किया जाएगा। तो यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं। जैसे देख लीजिए आप, यहाँ पर इसकी परिभाषा देख लीजिए, उसके बाद हम जो है इसके उदाहरण आपको बताते हैं और फिर बताते हैं कि उसमें कैसे काव्यलिंग अलंकार है। परिभाषा में फिर वही एक बार, जहाँ किसी उक्त के समर्थन का कारण बताया जाए तो वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। अब यहाँ पर हम देखें, दो उदाहरण हैं इसके जो आप पहले से ही जानते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला उदाहरण है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। मादकता अधिकाय। अगर दूसरी पंक्ति की बात करें तो या खाए बौराय, या पाए बौराय। यहाँ पर आप देखिए
समर्थन। हाँ, यह आपका यमक अलंकार का भी उदाहरण है, लेकिन आपको वहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं मिलेगा। अगर उदाहरण में योजक चिन्ह का प्रयोग है तो आपको काव्यलिंग अलंकार बताना है। काव्यलिंग अलंकार की अगर हम परिभाषा के बारे में बात करें तो हमने आपको क्या बताया था, जहाँ किसी उक्ति के समर्थन में दूसरी बात कही जाए तो वहां पर काव्य अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौ गुनी माँ दत्ता अधिकाय, या खाए बौराय या पाए बौराय। ये आपका कहीं कहीं खाए आगे आ जाता है तो कहीं पाए आ जाता है, तो दोनों का अर्थ आपको, जैसे खाने का अर्थ आ गया है तो पहले का अर्थ यहाँ धतूरा हो जाएगा, और पाना यहाँ पर दूसरे पर है तो पानी का अर्थ यहाँ सोना हो जाएगा। दोनों का अर्थ इसी प्रकार से आप लगा लेंगे जिस तरह से पंक्ति आपको मिलेगी। ठीक है, कभी कभी खाए आगे मिल जाता है तो कभी कभी पाए मिल जाता है। तो एक परीक्षा में एक बार ऐसे पूछा गया है, पहले कनक का क्या अर्थ है, तो यहाँ अगर हम देखें तो पहले कनक का अर्थ धतूरा है। अभी यहाँ पर अगर पाए होता तो पहले कनक का अर्थ क्या हो जाता, सोना हो जाता। तो ठीक है, यहाँ कनक कनक के सौ गुनी माँ दत्ता अधिकाय, यहाँ पर पहली बात क्या कह रही, सोना या सोने को जो पा जाता है उसकी मादकता से वो क्या होता है, वो बौरा जाता है। यदि कोई धतूरे को खा लेता है तो क्या होता है, बौरा जाता है ना यहाँ पर। तो इसका अर्थ यही हुआ कि पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति समर्थन कर रही है। सही बात है, समर्थन हो रहा है, क्योंकि कनक का अर्थ यहाँ हम देखें तो धतूरा हो जाएगा और इस कनक का अर्थ सोना हो जाएगा। तो इस पंक्ति से हमें पता चला ये आपका यमक अलंकार का भी उदाहरण है, लेकिन वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ रहेगा। यहाँ आपको ध्यान देना है कि काव्यलिंग अलंकार में अगर ये उदाहरण आता है तो यहाँ पर योजक चिन्ह का जरूर प्रयोग रहेगा। योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है, आपको यमक अलंकार बता देना है। ठीक है मित्रों, इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण क्या है, आइए देखते हैं। हाँ, दूसरे उदाहरण में है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय। राधा नागरी सोय, राधा नागर सोय। अगला है, अंतिम पंक्ति है, जा तन, जा तन की, जा तन की झाई परे, झाई परे श्याम हरित दुति होय। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम पंक्ति देखें, मेरी भव बाधा हरौ, राधा नागरी सोई, जा तन की छाई पड़े श्याम हरित दुति होय। यहाँ पर आप देखिए, राधा और कृष्ण का वर्णन किया जा रहा है कि वह, हाँ, बिहारी की पहली पंक्ति है बिहारी सतसई की। बिहारी सतसई, राधा की वंदना से ही बिहारी सतसई शुरू करते हैं। बिहारी जी की दोहा है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, अर्थात राधा की वंदना करते हैं और कहते हैं कि जा तन की छाई पड़े। जैसे आप श्री कृष्ण का रंग सांवला रहता है, उसकी छाई पड़ने पर आप इतना खुश हो जाते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर हम देखें, आपके एक जो है दर्शन से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो यहाँ पर बिहारी जी ने यही बताया है। तो आप अगर देखिए, पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति में समर्थन किया जा रहा है। जैसे मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, यहाँ पर राधा जी की वंदना की जा रही, और कैसी राधा है, किस तरह से है, किनके प्रभाव से क्या हो रहा है, वही इसमें दिखाया गया है। ठीक मित्रों, अब यहाँ पर देखिए दो अलंकार हैं, दो, हाँ, काव्य लिंग के दो उदाहरण हैं। हमने आपको बताया कि काव्य लिंग अलंकार में क्या होता है। यहाँ पर पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति में या उक्ति कथन जो भी रहता है उसके समर्थन में दूसरी बात कही जाती है, तो वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। तो ठीक है मित्रों, हमने आपको बताया कि काव्यलिंग अलंकार आप देख लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ें।
हाँ, काव्य लिंग अलंकार। अगर हम देखें इसके बाद दूसरा, अगर हम देखें दूसरा अलंकार क्या होता है, दूसरा अलंकार हम देखें, अगला नंबर आपका है मानवीकरण। मानवीकरण में हम देखते हैं क्या होता है। ऐसे तो मानवीकरण में लगभग लगभग प्रकृति चित्रण या मानव से संबंधित बात होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम परिभाषा की ही बात करें कि मानवीकरण परिभाषा क्या है। नंबर 2 पर हम देखते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, हाँ, यहाँ पर आप देखिए मानवीकरण अलंकार की परिभाषा क्या होती है। आपको यहाँ लिखा है वह अलंकार, जैसे देखिए वह अलंकार जिसमें, वह अलंकार जिसमें भाव, वह अलंकार जिसमें भावनाओं में, भावनाओं में हाँ, यहाँ पर हम परिभाषा में देखते हैं वह अलंकार जिसमें जिसमें भावनाओं में मानव गुण व मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाता है, आरोप किया जाता है, किया जाता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार होता है। हाँ, यहाँ पर आप देखिए हमने आपको बताया कि जहां पर वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अगर दूसरे पॉइंट में हम देखें तो क्या होता है, जहां दूसरे पॉइंट में अगर हम देखें जहां मानव गुणधर्म और प्रकृति का वर्णन किया जाता है, प्रकृति का वर्णन किया जाता है, किया जाता है, तो वहां पर मानवीकरण मानवीकरण अलंकार होता है, अलंकार होता है। हाँ, आप यहाँ देखिए हमने आपको बताया मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, वह अलंकार जिसमें मानव गुणधर्म कार्य का आरोप किया जाता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अगर दूसरी परिभाषा हम देखें जो पुस्तकों से थोड़ा आसान है, जहां मानव गुण धर्म और प्रकृति का वर्णन किया जाता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हमने परिभाषा देख लिया, अब इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं इसके उदाहरण। हाँ, एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। मानवीकरण का उदाहरण हम देखते हैं, कौन सा उदाहरण है। यहाँ पर हम देखें एक बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है जो आप लोग जानते हैं पहले से ही, दिवस का अवसान समीप था।
समीप था। यहाँ पर हम देखें दिवस का अवसान, दिवस का, ये दूसरी पंक्ति हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं दिवस का, हाँ वो दूसरी पंक्ति हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं दिवसावसान, दिवसावसान, दिवसावसान का समय था, का समय था मेघमय आसमान से, मेघमय आसमान से। अगला है उतर रही थी, उतर रही थी, उतर रही थी वह सांध्य, उतर रही थी वह सांध्य सुंदरी। हाँ, परी से, परी से धीरे धीरे। यहाँ पर हम देखें मानवीकरण का उदाहरण। अगर आपको हमने बताया मानवीकरण की परिभाषा क्या है। जहाँ पर प्रकृति और मानव के गुणधर्म का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ पर देखें दिवसावसान का समय था, मेघमय आसमान से उतर रही थी वह सांध्य सुंदरी, परी से धीरे धीरे। तो यहाँ पर संध्या और सुंदरी दो शब्द आपके ऐसे हैं जहाँ पर मानवीकरण है। यहाँ पर हम देखें मानवीकरण अलंकार अगर हम देखें तो संध्या और सुंदरी, क्योंकि सुंदरी मनुष्य के लिए और संध्या शाम, प्रकृति का समय शाम है वहां का वर्णन किया गया है। जैसे शाम का वर्णन इसमें मिला है। तो ठीक है, उसके बाद ये हम देखें अगला उदाहरण। ये उदाहरण देख लीजिए, उसके बाद अगला उदाहरण आपको हम मानवीकरण का बताते हैं क्या है। लिख लीजिए इसको। ठीक, आगे हम बताते हैं दूसरा उदाहरण। ये तो पहला हो गया आपका मानवीकरण का, मानवीकरण अलंकार का पहला उदाहरण। अगर हम देखें दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो मानवीकरण का क्या हो जाएगा। फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई, पहली पंक्ति हो गया। उसके बाद जगी वनस्पतियां, जगी वनस्पतियां, जगी वनस्पतियां अलसाई, अलसाई मुख धोती शीतल जल से, मुख धोती शीतल जल से। यहाँ पर देखिए, हाँ मानवीकरण अलंकार यहाँ पर है फूल हंसे कलियां मुस्काई, अर्थात फूल हंसे और कलियां मुस्काई हैं। जगी वनस्पतियां अलसाई, अर्थात वनस्पतियां जो है जगी हैं फिर भी अलसाई सी हैं। और ऐसा महसूस होता है प्रकृति एक सुंदर नायिका जैसे मुख धोती है, मुख धोते हुए जैसे सुंदर लगती है, उसी तरीके से प्रकृति जो है सुबह का समय है और प्रकृति जो है अच्छी और सुशोभित हो रही है। जैसे पुष्प की बात करें हम, सुबह सुबह देखिए पुष्प जो फूल होते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक नायिका का वर्णन और एक प्रकृति का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक, यहाँ पर हम देखें मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार में हमने आपको परिभाषा बताया और परिभाषा के बाद यहाँ पर दो उदाहरण बताए हैं।
हाँ मित्रों, देखिए जैसे हमने आपको बताया कि मानवीकरण के दो उदाहरण हैं, दो उदाहरण आपको बता दिए हैं। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा है? आज हम दो अलंकार को पढ़े हैं, एक काव्यलिंग और दूसरा मानवीकरण। आज के लिए मित्रों इतना ही, बाकी अगले की क्लास में मिलते हैं। आप पढ़ते रहिए। पढ़ने का मतलब ये है, अभी परीक्षा का कुछ जो है कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप मान कर चलिए कितना भी टालेंगे परीक्षा तो सितंबर अक्टूबर तक परीक्षा इनको करवानी होगी हर हालत में, क्योंकि ये परीक्षा करवाएंगे उसके बाद इनको नया विज्ञापन भी देना है। अगर ये परीक्षा करवाने के मूड में है तो पक्का, अब क्या दिक्कत आ रही ये नहीं पता चल रहा है, लेकिन परीक्षा मान कर आप चलिए, या सितंबर नहीं तो अक्टूबर तक आपकी परीक्षा जरूर हो जाएगी। लेकिन ये भी बात है कि नहीं भी हो सकती है। कुछ आयोग का तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, वो आखिर में चाह क्या रहा है। या तो 27 इनको दिख रहा है, और या फिर परीक्षा कराने का कुछ इनका विचार ही नहीं है। जैसे क्या, अभी तो देखिए जल्दी में ही धरना हुआ था, कल की ही बात है। कैसे क्या हुआ आप लोग तो सभी लोग जानते हैं। ये बहुत बर्बरता वाला बात है, लेकिन अब क्या कहा जाए, हम लोग इनको कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, कुछ कह भी नहीं सकते हैं। फिलहाल जैसे जो हर समय पर जवाब देना चाहिए, अपने समय का हमेशा आपको इंतजार करना चाहिए कि हमारा समय एक बार जरूर आएगा। हमारा समय जब आएगा तो आपको हम बता देंगे कि आप हमारे साथ क्या किए हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि आप जैसे हमारे साथ करेंगे हम आपके साथ वैसे करेंगे। आज आप हमारे साथ जो भी कर रहे हैं वो हमको याद रहेगा, कल आपका भी दिन आएगा, आप हमसे कुछ कहेंगे तो हम जाहिर सी बात है नहीं करेंगे। भाई अगला विकल्प देखेंगे, यदि आपसे अगर हम कुछ कहना चाहें, आप अगर हमारी बात मानेंगे तब तो सही है, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो भाई आपकी बात हम क्यों माने। जाहिर सी बात है अगला विकल्प खोजेंगे, कोई और होगा, कोई और उससे अगली उम्मीद हम करेंगे। आपसे तो हमारी उम्मीद जो है धीरे धीरे समाप्ति के दौर पर जा रही। फिलहाल क्या कहा जाए इनको, जो भी है ठीक है। आप पढ़ते रहिए, क्योंकि हमारा एक आसरा यही है, पढ़ना। परीक्षा जब होगी आप ये मान कर चलिए कि परीक्षा चाहे जब भी हो, आपको उसमें एक सीट अपनी ले लेनी है। इस तरीके से तैयारी करते रहिए। परीक्षा आज नहीं कल करवाएंगे जरूर, क्योंकि ये परीक्षा जब भी होगी उसके बाद दूसरी परीक्षा कब होगी ये आपको नहीं पता है, ना हमको पता है। अगला ये करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे यही जाने, लेकिन जो है इसकी परीक्षा तो इनको करवानी होगी, चाहे 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 27 के पहले ये परीक्षा करवाएंगे जरूर। इसलिए आप लगे रहिए थोड़ा सा भी, ऐसे नहीं हम कह रहे हैं बिल्कुल अभी बिल्कुल स्पीड से लगे रहिए, लेकिन हाँ लगे रहिए, निरंतरता बनी रहे। निरंतरता बनी रहेगी तो आप धीरे धीरे जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, सही नहीं तो एक हमारा सब्जेक्ट जो हिंदी है, विश्वास करिए आप लोग तो खुद पढ़ रहे हैं, इसमें बताने की कौन सी बात है। आप लगे हैं तो सही है, अगर इसको आप 10 दिन भी छोड़ दे रहे हैं तो समझिए आपसे बहुत दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक सीट के लिए बहुत मारा मारी है। इससे बेहतर है कि आप अपनी पढ़ाई को बनाए रखें, जहाँ भी रहें पढ़ते रहें, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहें जरूर। ऐसा नहीं है कि घर चले जाइए तो बिल्कुल आप शांत में हो जाइए, मतलब हमारा पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है, तो नहीं। परीक्षा कभी भी हो सकती है, जल्दी भी हो सकती है और बाद में हो सकती है। मान लीजिए अगर बाद में परीक्षा हुई तो ठीक है, बाद में परीक्षा होगी, लेकिन अगर मान लीजिए अभी जल्दी में डेट आ गई तो हम फिर क्या करेंगे, हमारे पास विकल्प नहीं रहेगा। इसीलिए हम पढ़ते रहें जरूर। परीक्षा जल्दी नहीं होगी हमको भी पता है, लेकिन मान लीजिए 1-2% अगर परीक्षा जल्दी हो गई तो आप क्या करेंगे, बात बनती है ना। मान लीजिए अगर हो ही गया तो 1%, 99%, 99% हम कह रहे हैं परीक्षा जल्दी नहीं होगी, लेकिन मान लीजिए अगर 30 अगस्त की डेट है, उसी पे प्रवक्ता हो गया तो आपको तो ये लग रहा है कि हमारी परीक्षा होगी नहीं, मान लीजिए हो जाएगी तब क्या करेंगे। 1% की हम बात कर रहे हैं, 1% कुछ भी हो सकता है, 99% परीक्षा इस बीच नहीं होगी। सितंबर अक्टूबर की पहले परीक्षा होने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अब ये हर जाने हर की इच्छा, क्या कहा जाए उनको। ठीक है मित्रों, जहाँ भी रहिए पढ़ते रहिए। अगली क्लास में आगे हम लोग बढ़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन एक चीज, चैनल को जरूर, जितने लोग देखते हैं हम देखते हैं, आप लोग प्लीज कृपा करके कि जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सर चैनल को सब्सक्राइब करने से फायदा ये है कि हम जो भी क्लास डालते हैं तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। तो मित्रों आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर इच्छा हो तो सब्सक्राइब करिए, नहीं तो कोई आपके ऊपर दबाव या प्रेशर नहीं है। करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आप खुद समझदार हैं। ठीक है मित्रों, नमस्कार। अगली क्लास में आपसे हम फिर मिलते हैं।